कपिल ने कमरे में प्रवेश किया। वो कमरा थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन कमरे के अंदर की हालत भी घर की बाहरी हालत से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। लग रहा था वहाँ कई दिनों से किसी ने साफ सफाई नहीं की थी। सामान अस्त व्यस्त सा पड़ा था, फर्नीचर पुराना था और पूरा घर सीलन की महक से भरा हुआ था। कपिल और वो जॉन स्मिथ सामने पड़े सोफे पर आमने सामने बैठ गए। आपकी बेटी कहाँ है? कपिल ने सवाल किया। कौन? वो चौंका। आपकी बेटी? आपकी एक बेटी है ना, जिसके साथ आप कल रात गुड मील रेस्टोरेंट गए थे? हाँ जी हाँ, वो बोला। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। क्या हुआ है उसे? उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। इंस्पेक्टर साहब, वो बोला, उसकी तबीयत काफी समय से खराब है, उसका इलाज चल रहा है। क्या आप केवल मुझसे ही पूछताछ नहीं कर सकते? क्या नाम है आपकी बेटी का? क्लेयर। वो इस वक्त घर पर है। जी। अगर उसकी तबीयत इतनी ही खराब है तो आपने उसे घर में क्यों रखा है? अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? उसने अपनी जगह बेचैनी से पहलू बदला। उसकी तबीयत इतनी खराब है? कपिल ने दोबारा सवाल किया कि वो बयान तक नहीं दे सकती, बोल तक नहीं सकती। आप समझ नहीं रहे हैं, वो हिचकिचाते हुए बोला। क्या नहीं समझ रहा हूँ? आप समझा ही नहीं रहे हैं। वो शारीरिक तौर पर बीमार नहीं है। शारीरिक तौर पर? उसकी समस्या मानसिक है। क्या बीमारी है उसे? एक्चुअली, वो हिचकिचाया, उसे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, लेकिन बयान तक देने लायक हालत में नहीं है। देखिए, आप पहेलियां बुझाना बंद करेंगे तो आपका भी समय बचेगा और मेरा भी। क्या नहीं समझ रहा हूँ? आप समझा ही नहीं रहे हैं। वो शारीरिक तौर पर बीमार नहीं है। शारीरिक तौर पर? उसकी समस्या मानसिक है। क्या बीमारी है उसे? एक्चुअली, वो हिचकिचाया, उसे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, लेकिन बयान तक देने लायक हालत में नहीं है। देखिए, आप पहेलियां बुझाना बंद करेंगे तो आपका भी समय बचेगा और मेरा भी। वो क्लेयरवोयेंट है। क्या है क्लेयरवोयेंट? वो शब्द कपिल के लिए नया था। आपकी बेटी क्लेयर? कपिल बोला। वोयेंट है? नहीं, क्लेयरवोयेंट है। वो क्या होता है? मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। उसे घूरते हुए कपिल ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर क्लेयरवोयेंट टाइप कर सर्च पर टच किया। सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही क्लेयरवोयेंट की जो डेफिनेशन दिखाई दी, उसे देखकर कपिल हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने एक बार फिर घूरकर सामने बैठे जॉन स्मिथ की ओर देखा। वो परेशान भाव से कपिल की ओर देख रहा था। पता नहीं क्यों कपिल को उस अधेड़ पर तरस आने लगा। आपकी पत्नी नहीं है? उसने पूछा। नहीं, वो कई साल पहले गुजर गई। अब सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं। एक अधेड़ पिताजी अपनी बीमार बेटी का ध्यान रखता है। कपिल ने एक बार फिर मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहे क्लेयरवोयेंट के रिजल्ट पर नजर डाली, फिर जॉन स्मिथ से सवाल किया, क्या होता है क्लेयरवोयेंट? मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये तकिया कलाम है आपका? मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। वो चुप रहा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कपिल ने पूछा। वो कुछ देर किंकर्तव्य विमूढ़ सा अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पर निश्चय के भाव आए और वो उठ खड़ा हुआ। आइए, वो कमरे के एक और बने एक दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, जो घर के अंदर की ओर जाता था। आगे आगे जॉन स्मिथ और उसके पीछे कपिल ने अंदर वाले कमरे में प्रवेश किया। वो एक छोटा कमरा था, जिस पर एक तरफ एक बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर पड़े चादर, कंबल, तकिए वगैरह सभी मैले कुचले दिख रहे थे। बिस्तर के किनारे ही एक स्टूल पर एक पुराना पता नहीं किस जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा हुआ था, जो चालू था और उस पर कोई वाइल्ड लाइफ वाला चैनल लगा हुआ था, जिसमें शेर चीते घूमते हुए दिख रहे थे। कपिल कोशिश करके भी याद नहीं कर पाया कि आखिरी बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उसने कब देखा था। ये घर है या अजायब घर? स्मिथ ने एक और दीवार में कील पर टंगा एक चाबियों का गुच्छा उतारा और उस कमरे के बाद वाले कमरे की ओर बढ़ गया। कपिल उसके पीछे था। अगले कमरे को पार करके दो दरवाजे थे, जिसमें एक दरवाजा शायद घर के पिछले हिस्से की ओर जाता था और दूसरे दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। स्मिथ ने उसी चाबी के गुच्छे की एक चाबी से वो ताला खोला। आप उसे कमरे में बंद करके रखते हैं? कपिल हैरानी से बोला। उसने विनीत भाव से कपिल की ओर देखा। वो कभी भी उठकर कहीं चली जाती है, उसे रोकने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, वरना मैं कोई राक्षस नहीं हूं जो अपनी बेटी को घर में कैद करके रखूं। स्मिथ ने दरवाजा खोल दिया और अंदर प्रवेश किया। उसके पीछे ही कपिल भी कमरे के अंदर पहुंचा। वो कमरा थोड़ा बड़ा था। कमरे में दीवारों पर खिलौने वगैरह लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा क्रॉस लटका हुआ था और एक तरफ एक बिस्तर लगा था, जो कि उस पिछले कमरे वाले बिस्तर के मुकाबले कदरन साफ सुथरा था।
उस पर एक किशोरी बैठी थी जिसकी उम्र 14 से 15 वर्ष के आसपास होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपने बिस्तर पर बैठी एकटक सामने की ओर देख रही थी। यहाँ तक कि कमरे में उनके आने पर भी उसने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कपिल को स्वीकार करना पड़ा कि श्यामलाल सच कह रहा था, वो काफी खूबसूरत थी। ये है मेरी बेटी, स्मिथ बोला, उसके स्वर में पीड़ा झलक रही थी। क्लेयर, क्लेयर, कपिल ने उसे आवाज दी लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो बिस्तर पर किसी मूर्त की तरह ही एकटक सामने की ओर देख रही थी। कपिल ने हैरानी से स्मिथ की ओर देखा। कभी कभी ये ऐसा करती है, स्मिथ बोला, उस रात रेस्टोरेंट से आने के बाद इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अभी तो फिर भी पहले से ठीक है। आपने इसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया? कुछ क्षण के मौन के बाद कपिल ने पूछा। कई मनोचिकित्सकों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्लेयर बोबेंट होता क्या है? आप मेरे साथ आइए। ये तो आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल आपके किसी सवाल का जवाब देगी नहीं। वो सच कह रहा था। कपिल ने एक बार फिर क्लेयर पर नजर डाली, फिर कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर कपिल को संतोष हुआ कि इस बार स्मिथ ने दरवाजे को ताला नहीं लगाया, केवल दरवाजा भेड़ दिया। फिर दोनों सबसे बाहर वाले कमरे में पहुंचे जहां वो पहले बात कर रहे थे। मैंने उसे दिल्ली के एक बड़े मनोवैज्ञानिक सतीश भारद्वाज को दिखाया था, स्मिथ सोफे पर बैठते हुए बोला। उन्होंने ही मुझे बताया कि क्लेयर क्लेयरवोयेंट है। क्लेयरवोयेंट, कपिल बोला, ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। मुझे जो डॉक्टर ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोला, उनका कहना है कि क्लेयर को कोई मानसिक रोग नहीं है, बल्कि ये उसे कुदरत का तोहफा है। गॉड गिफ्ट। क्या कुदरत का तोहफा है? इस तरह जड़ होकर एक जगह बैठे रहना, उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। कपिल उसे घूरता रहा। ऐसी बातों को वो ऊंचे दर्ज की गप से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, लेकिन उस आदमी और उसकी बेटी की हालत से उसे सहानुभूति जरूर हो रही थी। इसके अलावा कई बार वो ऐसी घटनाओं के बारे में जान लेती है जो सालों पहले हुई हों। ऐसा तब होता है जब वो उस जगह के पास होती है। ऐसा कई सालों से हो रहा है, वो बचपन से ही ऐसी है। मैं और मेरी पत्नी उसकी हालत को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। कई डॉक्टरों को उसे दिखाया, ओझा तांत्रिक वगैरह के पास भी ले गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हमेशा से ऐसी है, मतलब बात वगैरह नहीं करती। नहीं, बात करती है, सामान्य भी रहती है, लेकिन कई बार वो किसी ऐसी जगह के पास होती है जहाँ कुछ बुरा हुआ हो या होने वाला है, तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, वो असामान्य हो जाती है। तो क्या उसकी ये हालत कल रात रेस्टोरेंट से आने के बाद से ऐसी है? नहीं, रेस्टोरेंट में तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था, वो कांपने लगी थी। मैं उसे बड़ी मुश्किल से घर लेकर आया। रात भर उसकी तबीयत खराब रही, फिर सुबह थोड़ी ठीक हुई। अब बुखार नहीं है, लेकिन वो बातचीत नहीं कर रही। रेस्टोरेंट से लौटने के बाद से मुझसे भी अभी तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। आपको उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर भारद्वाज ने जिस तरह से बताया था उससे आप भी विश्वास कर लेते, और मेरे तो विश्वास न करने का सवाल ही नहीं था। मैं तो काफ़ी समय से देखता ही आ रहा था, बस ये नहीं जानता था कि ऐसे शख्स को क्लेयरवोयेंट कहते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार शारीरिक रूप से आदमी में अलग अलग गुण होते हैं, उसी प्रकार मानसिक रूप से भी होते हैं। बहुत से लोगों को भगवान ने खास गुण भी दिए होते हैं। जैसे शारीरिक रूप से दो सामान्य आदमियों में भी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। कोई ज़्यादा फुर्तीला होता है तो कोई ज़्यादा ताकतवर, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा, कोई मोटा होता है तो कोई पतला। वहीं कई लोगों में असामान्य शारीरिक लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे हथेली में 6 उंगलियां होना। इसी तरह मानसिक रूप से भी सामान्य लोगों में अलग अलग खूबियां होती हैं। कोई बहुत बुद्धिमान होता है तो कोई दिमाग से कमज़ोर होता है। असामान्य रूप से मानसिक क्षमता बढ़ जाने पर लोगों में कई तरह के विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। डॉक्टर भारद्वाज के अनुसार लाखों में एक व्यक्ति क्लेयरवोयेंट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत गुण सब में होता है। बहुत से लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का थोड़ा बहुत आभास हो जाता है, लेकिन कई बार वे उसे समझ नहीं पाते। पूर्वाभास पाने वाले ऐसे लोगों की क्लेयरवोयेंट से तुलना करें तो समझिए कि वे लोग पढ़ाई में औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं और क्लेयरवोयेंट शख्स मेरिट लिस्ट का टॉपर। कपिल उससे व्यंग्यात्मक रूप से कहना चाह रहा था कि आपने उसे किसी ओझा तांत्रिक को दिखाया या नहीं, लेकिन वो चुप रहा। बेटी के प्रति उसकी पीड़ा को महसूस करके वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था।
इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।